संजय राउत की आदत बन गई है मेंढक की तरह फुदकने की, कि कोई भी इशू होगा हर चीज़ में फुदकेगा, फुदकेगा ऊपर है, और फिर जब सच्चाई सामने आती है तब नीचे आके ढेरों करके बैठ जाता है, क्योंकि फुदक के और तो कहीं जा नहीं सकता। अब नोटी बॉय कहेगा हमने देशमुख को भी नोटी मान लिया है, हमने उसका इस्तीफा करा दिया। अब सामना में शुरू होगा इनका दंगल पूरा उसको लेकर के। अभी तो 2 दिन से चुप है, शायद संजय राउत को स्टेटमेंट नहीं दिया है। तो देखिए ऐसा है, आज वो कह रहे हैं कि नैतिकता के कारण उन्होंने इस्तीफा दिया, तो भाई ये नैतिकता 1 हफ्ते पहले नहीं थी। ये किस नैतिकता की बात करते हैं? नैतिकता वो होती थी जो लाल बहादुर शास्त्री जी में थी, कि रेलगाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, वो जिम्मेवार नहीं थे, रेल मंत्री थे, लेकिन उन्हें अपनी जिम्मेवारी अपने सिर पे लेते हुए इस्तीफा दिया था। एक वो नैतिकता थी हमारे देश के राजनेताओं में, और दूसरी ये शर्मनाक चीज़ कि जब कोर्ट कह रहा है और इन पे सामने कोई रास्ता नहीं बचता है तो आड़ दे रहे हैं कि मैंने नैतिकता की वजह से इस्तीफा दे दिया। अरे अगर इनके अंदर नैतिकता है ना, मैं बताऊँ आपको, तो इनको चाहिए, और ये बिल्कुल पाक है अगर ये कह रहे हैं, तो इनको चाहिए अपने घर के सारी CCTV की जो फुटेज है ना वो दे दे NIA को। उसको क्यों छुपाया हुआ है? उसको देने में क्या दिक्कत है? और घरों में तो एंट्री भी होती है ना मंत्रियों के, जब जाते हैं लॉग बुक रखी जाती हैं, वो लॉग बुक देना CBI को, क्यों नहीं देते? नैतिकता में तब मानता है इसको जब ये कहते कि मेरे CCTV कैमरे देख लीजिए जो परमवीर कह रहा है, मेरे घर की लॉग बुक देख लीजिए जो कह रहा है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन कैसे होगा, कैसे कह सकते हैं? क्योंकि अंदर खाने उन्हें मालूम है कि असलियत क्या है। सर, जिस तरीके से महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर ने अब इस्तीफा दिया है, सवाल ये भी है कि क्या अब किसका नंबर है महाराष्ट्र में अब इस्तीफा देने का? अब नैतिकता किसको नजर आएगी? क्योंकि जिस तरीके से चीज़ें महाराष्ट्र में चल रही हैं उसको लेकर जनता का यही सवाल है कि अब नेक्स्ट कौन? भाई मुझे एक चीज़ बताइए, आप किस सरकार और किस नैतिकता की बात कर रही हैं? साधुओं का कत्ल होता है, नैतिकता कहाँ चली गई थी? दिशा के कत्ल में नैतिकता कहाँ चली गई थी? शशांक के कत्ल में नैतिकता कहाँ चली गई थी? वो जो मारा गया था नेवी वाले अफसर को, तब नैतिकता कहाँ चली गई थी, मदन शर्मा को? तो ये नैतिकता का तो बहाना, बकवासबाजी है, एक तरीका बना लिया है कि जब फंस गए तो नैतिकता याद आ जाती है इनको। राजनीति और नैतिकता ये ज़रा कुछ राजनीतिज्ञों के लिए ये परस्पर 2 अंतर्विरोधी बातें हैं। और अब देखता हूँ ना, फिर अगर नैतिकता है तो भाई ये कहे कि जब तक हाई कोर्ट इंक्वायरी CBI की नहीं पूरी हो जाती तब तक मैं इस्तीफा दिए रखूँगा। अब वो तो कह रहा है कि मैं सुप्रीम कोर्ट जाने की बात सोच रहा हूँ, तो फिर नैतिकता कहाँ से रह गई? खड़े कर देगा वकील नहीं जा करके, देखते हैं क्या होता है। अब उद्धव ठाकरे को लेकर भी सवाल उठे हैं कि एक तरफ उद्धव ठाकरे सारे मामले को लेकर चुप्पी साधे बैठे हैं, और लोगों का ये कहना है कि अगर उद्धव ठाकरे को इन सारी चीज़ों को लेकर सफाई नहीं देनी और जो भी व्यवस्था महाराष्ट्र में चल रही है, उद्धव ठाकरे को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या लगता है आपको इन लोगों की इन बातों को लेकर? देखिए, दिक्कत यह है कि लोगों के कहने से कोई राजनीतिज्ञ इस्तीफा नहीं देता। ये राजनीति एक ऐसी चीज़ हो गई है, भाई ये पेशा है, ये कोई इनका वो थोड़ा है कि वो जनता की सेवा करने को उसको आए, ये एक पेशा है पैसा बनाने का। तो उसके अंदर क्यों कोई इस्तीफा दे? क्यों इस्तीफा देगा? जब फंसेंगे तब कहेंगे जी हमने तो उस समय इस्तीफा देने की बात कही थी, हमने उस समय सोची थी, हमने ये की थी। हकीकत कुछ और है इन लोगों की, और अब वो हकीकत सामने आ रही है एक एक करके, तो एक एक करके भाग रहे हैं, अभी और भागेंगे। सर, अब जिस तरीके से चीज़ें और घोटाले निकल कर महाराष्ट्र सरकार में से NCP के नेताओं की तरफ से जो निकल कर आ रहे हैं, चीज़ें ये भी निकल कर आ रही हैं कि अभी से कुछ साल पहले यानी कि 2012 में भी अजीत पवार के ऊपर सिंचाई घोटाला जब हुआ था, उसको लेकर जब खुलासे हुए थे तो अजीत पवार को भी इस्तीफा देना पड़ा था और अब होम मिनिस्टर को भी इस्तीफा देना पड़ा है। क्या ये सरकार शुरुआत से इसी तरीके की चीज़ों में, घोटालों में फंसी हुई है? सरकार नहीं, इससे तो एक बात और साबित होती है कि जो नेशनल कांग्रेस है शरद यादव वाली, इसका भी DNA वही है जो असली कांग्रेस का है, उसी में तो निकल के आए हैं बाहर। तो वहाँ भ्रष्टाचार और स्कैम और ये सब हुए थे, तो वही है यहाँ पे हो रहा है पूरा का पूरा। तो इसलिए नैतिकता और ये कहना, ये सब कोई मायने नहीं रखता है। एक तरफ महाराष्ट्र में इस तरीके की व्यवस्था, दूसरी तरफ सचिन वाजे को लेकर बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। सचिन वाजे को लेकर 4 मार्च का एक और वीडियो क्लिप सामने आया है, CCTV फुटेज सामने आया है, जिसमें सचिन वाजे मनसुख हिरेन से मिलते हुए नजर आ रहे हैं गाड़ी के अंदर।
और 4 तारीख के दिन ही मनसुख हिरेन की हत्या की गई थी सर। नहीं देखिए, वो तो साफ है, सचिन वाजे जो है वो उगाही का एजेंट था, या कहिए इनके उगाही का वो जो मैनेजर था, ऑपरेशन मैनेजर जिसे मैं बोल रहा हूँ, और वो ऑपरेशन मैनेजर उगाही करवा रहा था और जो नहीं उगाही देता था उसको सबक सिखवाते थे। अभी इनके जो लठेर थे ना वो भी सामने निकल करके आएंगे। अगर कोई उगाही नहीं देता तो ये क्या सलूक करते थे, अभी तो ये सारी चीज़ें निकल करके आएंगी उसके अंदर पूरे। सचिन वाजे से लेकर लोगों का ये भी कहना है कि चीजें निकलकर ये भी सामने आनी चाहिए कि जब सचिन वाजे इतनी उगाही करता था तो वो पैसा किसको देता था और वो पैसा किस किस में डिस्ट्रीब्यूट होता था। क्योंकि आज अगर ये सवाल सरकार को लेकर उठता है तो तीनों पार्टियां जो जिन्होंने मिलकर ये सरकार बनाई है ये एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं, पर कोई भी इस फैक्ट को मान नहीं रहा। क्यों मानेंगे जब वो सारे के सारे हिस्सेदार हैं इस लूट के अंदर, तो क्यों मानेंगे? एक एक रात के अंदर कितना पैसा ही कमाते हैं। मतलब आप लगा लीजिए इनका रेट चलता है 10% प्रॉफिट का, और ये कोई कांग्रेस में नई चीज़ नहीं है। मैं बताऊँ आपको, हरियाणा में एक बार मुझे याद है सरकार होती थी कांग्रेस की ही, तो एक एमएलए गया चीफ मिनिस्टर के पास ये कहने कि साहब देखिए वो अफसर जो है मेरे से भी 5 लाख रुपए मांग रहा है इस काम को करने के। तो चीफ मिनिस्टर ने जवाब ये दिया था कि भाई 5 लाख तुझे मेरे से ले जा, लेकिन सिस्टम मत बिगाड़। तो ये तो डीएनए है इन लोगों का। जितने स्कैम यूपीए काल में हुए कांग्रेस ने किए वो सब उतने किसी और काल में नहीं हुए। सर उद्धव ठाकरे से जब सवाल पूछा जाता है तो कोरोना वायरस को लेकर बोलते हैं और तमाम चीज़ों को लेकर बोलते हैं, पर परमवीर अनिल देशमुख और सचिन वाजे के केस को लेकर वो एक भी जवाब नहीं दे रहे, चुप्पी साधे हुए। अच्छी बात है, कब तक साधे रहेंगे और चुप्पी साधे रहें? क्या क्या चीज़ की चुप्पी साधेंगे? दिक्कत तो अब ये हो गई है ना, किस किस चीज़ में चुप्पी साधेंगे? जो इनकी हरकतें हैं, जिस तरीके से केसेस को दबवाते हैं, उगाही करवाते हैं, तो इतने सारे केस जब हो गए हैं तो चुप्पी किस किस में साधेंगे? सब में साधनी पड़ रही है, तो साधे। अब संजय राउत क्या कहेंगे सर? क्योंकि संजय राउत से जब इस्तीफे को लेकर पूछा गया था तो संजय राउत ने कहा था कि हम तो इस्तीफा नहीं लेंगे। नॉटी बॉय, अब नॉटी बॉय कहेगा हमने देशमुख को भी नॉटी मान लिया है, हमने उसका इस्तीफा करा दिया। अब सामना में शुरू होगा इनका दंगल पूरा उसको लेकर के। अभी तो 2 दिन से चुप है, शायद संजय राउत को स्टेटमेंट नहीं दिया है। तो इसे कहते हैं कि फुदकना नहीं चाहिए ज़्यादा। जो ज़्यादा फुदकता है ना वो फुदक के आता ज़मीन पर ही है। तो संजय राउत की आदत बन गई है मेंढक की तरह फुदकने की, कि कोई भी इशू होगा हर चीज़ में फुदकेगा, फुदकेगा ऊपर है, और फिर जब सच्चाई सामने आती है तब नीचे आके ढेर होकर के बैठ जाता है, क्योंकि फुदक के और तो कहीं जा नहीं सकता, तो फुदके। सुशांत सिंह राजपूत को लेकर भी सवाल उठते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या का जो राज था और सीबीआई उसमें अभी इंक्वायरी कर रही है, पर जब अनिल देशमुख की जांच होगी और तमाम चीज़ें जब फाइलें निकल कर सामने आएंगी तो क्या सुशांत सिंह राजपूत से रिलेटेड भी चीज़ें निकल कर सामने आ सकती हैं इस मामले में? देखिए, इन्वेस्टिगेशन जो है ना ये एक बहुत मतलब तरीके से किया जाता है, और मैं अपनी जो एजेंसीज इन्वेस्टिगेशन करने वाली हैं उनको पूरे 100 में 100 नंबर देता हूँ। तो अब क्या क्या निकल के आता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन वो अपनी तरफ से चीज़ों को निकालने में, इन्वेस्टिगेशन करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। सर यही परमवीर सिंह, जिस परमवीर सिंह की वजह से आज सरकार के सामने तमाम मुश्किलें सामने आ रही हैं, इसी परमवीर के हाथ से जब दिशा सालियान की फाइल डिलीट हो जाती है, मीडिया से बदतमीजी ये करते हैं, तब ये सरकार के लिए बहुत ज़्यादा प्यारे थे। और जब इसी परमवीर सिंह ने सरकार को लेकर एलिगेशन लगाए, सरकार की सच्चाई जनता के सामने रख दी, तो अभी कुछ दिन पहले ये भी चीज़ें निकलकर सामने आई थी कि अनिल देशमुख चाहते हैं कि परमवीर सिंह के जो पुराने काले चिट्टे हैं, पुरानी जो फाइलें हैं वो खोली जाए। बिल्कुल खोली जाए भाई, लेकिन साथ साथ देशमुख की भी खोली जाए, इसके भी, और यही क्यों इसके साथियों की भी खोली जाए, और जो ये सब कांड करवा रहा था उगाही वाले और वो सब, वो पकड़ा जाएगा, वो नाम बार नहीं है। देखिए मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि वोरा कमेटी की जो रिपोर्ट है उसका जो अपेंडिक्स मिसिंग है वो वोरा कमेटी की रिपोर्ट आनी चाहिए। तो अब देखिए दाऊद को भगाया गया था, सब दुनिया जानती है कैसे भागा था, किसने भगाया था, क्या किया था, है। लेकिन हमारी राजनीति जो है ऐसी चीज़ है कि वो छोड़ देती है लोगों को, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। ये तरीका नहीं है अब इस चीज़ का। और ये जो हरकत अब हो रही है, तो देखिए मैं समझता हूँ कि परमवीर सिंह ने भी जो ये स्टैंड लिया है उसने भी बहुत सोच समझ के लिया होगा, कि उसको भी मालूम है कि जब वो ये शिकायत कर रहा है तो उसकी पिछली इंक्वायरी की बात भी होगी, पिछले कांड की बात भी होगी, और जैसे वो फंसा रहा था अर्नब को
और रिपब्लिक को अलग अलग केसेस के अंदर, ठीक है ना, तो वो जानता है उसके ऊपर भी उस तरीके से केस बनेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि उसने बहुत सोच समझ करके और अपने बचाव का इंतज़ाम करके फिर वो इसमें जंग में आया है इस तरीके की। आफ्टर ऑल पुलिस ऑफिसर है भाई, इतना पुराना, और सारे हथकंडे उनको तरीके मालूम होते हैं जो वो करने जा रहा है। तो इसलिए कोई और भी केस आ जाए, कोई और भी वो आ जाए, इन लोगों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बॉम्बे हाई कोर्ट का जो फैसला था उसके बाद गृह मंत्री, मतलब जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं अनिल देशमुख, उन्होंने इस्तीफा दिया और उसके बाद उन्होंने वर्ड का इस्तेमाल किया कि नैतिकता के तौर पर मैं ये इस्तीफा दे रहा हूं। लोगों का सवाल है कि ये नैतिकता आखिरकार उद्धव ठाकरे की कब समझ आएगी और कब वो अपने पद को छोड़कर महाराष्ट्र को एक अच्छी सरकार की हैंड ओवर करेंगे। देखिए, मैं इतना कह सकता हूँ, राजनीतिज्ञ और नैतिकता, और हंस के छोड़ दूंगा इस बात को। मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहता। किस चीज़ की नैतिकता है? मैंने पहले भी जैसे कहा कि कोई नैतिकता वैतिकता नहीं है इन लोगों के अंदर, सिर्फ कुर्सी बचानी है। कुर्सी किस तरीके से बचे और कुर्सी पे बैठ के पैसा खाना है। धन्यवाद सर।